वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड हमने काफ़ी टर्म्स, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की भी बेसिक्स हम देख चुके थे। इसमें एक तो चीज़ हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड मेरी स्किप हो गई थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि पैसिव इम्यूनिटी का जब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, उसमें आई थिंक जो वर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है उसको मैं स्किप हो गया था मुझसे। सो वो एग्जाम्पल होता है कि जो पैसिव इम्यूनिटी, यानी अगर आपने पूरा देखा हो तो आपको पता होगा कि पैसिव इम्यूनिटी में मैंने बताया था प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं जो कि मदर से नहीं, जो कि डायरेक्ट हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, राइट। तो इसका जो मैं बेस्ट एग्जाम्पल कह रही हूँ वो एग्जाम्पल होता है जो हमें हमारी मदर से मिलता है। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, सबसे पहला मिल्क जो होता है, कोलेस्ट्रम कहते हैं जिसे, वो कोलेस्ट्रम जो होता है वो खुद में इन्हीं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का एक, आप समझ लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में वही प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आपको मिल रही हैं। और उसी जो फर्स्ट मिल्क होता है उसी के कारण जब तक कि बच्चे में इम्यूनिटी या फिर उसका वैक्सीनेशन होना स्टार्ट नहीं होता या उसमें इम्यूनिटी धीरे धीरे स्टार्ट नहीं होती, मीन्स अप टू 6 मंथ आप कह सकते हैं, उस समय तक के लिए उसकी जो पूरी डिफेंस होती है वो उसके मदर के उस कोलेस्ट्रॉल से या फिर इवन उसके बाद भी जो मदर फीड कराती है, मदर के जो मिल्क होता है उससे ही उसके अंदर वो सारी इम्यूनिटी आती है, राइट। तो ये चीज थी हमारी एक पैसिव इम्यूनिटी की छुट्टी हुई। दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं वो है एलर्जी। आप में से बहुत लोग ने ये बहुत बार वर्ड सुना होगा, मैं इस चीज के लिए एलर्जिक हूँ, या ये एलर्जी है, ये एलर्जी होती है। तो एलर्जी एक्चुअल में क्या है? अगर मैं एलर्जी को सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में आप लोगों के सामने डिफाइन करूं तो एलर्जी इज कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे हम कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में मिलने वाले, वैसे वो खुद में कोई एक एंटीजन नहीं है, एक पैथोजन नहीं है, वो खुद में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। बट सी स्पेसिफिक बॉडी के लिए वो स्पेसिफिक जो भी एक फॉरेन पार्टिकल है वो कुछ ऐसे सिम्टम्स कर सकता है। वो स्पेसिफिकली किसी इंसान के लिए होगा कि उस स्पेसिफिक इंसान के लिए वो कुछ ऐसे सिम्टम कॉज कर सकता है जिसके कारण की उसकी बॉडी को रिएक्ट करना पड़े, तो वही कहलाते हैं एलर्जेंस, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर हम कॉमन एलर्जेंस की बात करें तो जिस भी टाइम पे पॉलन्स आते हैं, जो भी कोई ऐसा प्लांट, कोई ऐसा ट्री होता है जिसमें बहुत लार्ज मास में पॉलन निकलते हैं। अब आप खुद समझिए कि पॉलन कोई बीमारी तो नॉर्मली कॉज नहीं कर सकते ना, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट स्टिल वो एक बहुत लार्ज मास में निकल रहे होते हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहे होते हैं। इसलिए मोस्टली क्या होता है कि लोगों की बॉडी उसके लिए एलर्जिक होती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह लेने लग जाता है, जबकि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो केवल एक फॉरेन पार्टिकल है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई मिले, जैसा मेन मैंने बता दिया कि हम कह रहे हैं पॉलेंस को ले लिया हमने, या कुछ ऐसी और चीजें भी हो सकती है, किसी को किसी स्पेसिफिक दाल से या सब्जी से, इन सब से भी एलर्जी होती है। मटर की एलर्जी बहुत कॉमन है। तो इन सब में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, जैसे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करता, सेम वे में वो ट्रीट करने लग जाता है उस एलर्जन को भी। तो आप ये वाली चीज तो खैर हर किसी के साथ, आई थिंक मतलब 70% से ऊपर लोगों के साथ होती है कि ज्यादा धूल हो जाए तो हम छींकने लगते हैं। ऊपर ही होती होगी, 99% लोगों के साथ होती है कि ज्यादा धूल अगर आ जाए अंदर तो हम छींकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ये मानने लग जाती है कि ये कोई पैथोजन है। ऑल्दो धूल एक पैथोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉडी मान रही है इसलिए बॉडी उसके लिए अगेंस्ट वो करने लग जाती है, क्या अपना रिस्पॉन्स शो करने लग जाती है। अब प्रॉब्लम वहां पर से आती है जहां पर अब एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि मेरे को धूल लगी और मैं छींक दी, ओके है, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। बट कुछ लोगों में क्या होता है, यही नॉर्मल रिस्पॉन्स बहुत ही एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो केवल छींक से काम नहीं चलता, उनको सारे के सारे मतलब उनका इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो सारे के सारे सिम्टम्स, मतलब उनको फीवर सा भी आ जाएगा, उनका बहुत ज्यादा उनको कफ बनने लग जाएगा, और ये सारे सिम्टम्स, जबकि कोई उनके ऊपर कोई पैथोजन का अटैक नहीं हुआ है, वो केवल एक सिंपल एलर्जन है जिसको उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने, वो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो गया, उसके लिए रिएक्टिव होने के बजाय ओवर एक्टिव हो जाए, तो दैट इज एलर्जी, ठीक है। अब ये एलर्जी अलग अलग चीजों से हो सकती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकती है। मैंने आपको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बता दिया। लोगों को स्किन पे हो जाती है कुछ चीजों से, किसी को किसी भी चीज से हो सकती है, वाटर से या किसी भी टाइप के उसमें जाने पे, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जाने पे।
राइट। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमारा ये वाला चीज खत्म हो गया कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, और हमने कहा कि जो भी हमारा इससे रिलेटेड उस टर्म से जितने भी हमारे साथी थ्योरीज थी। अब हम ये बात करते हैं कि हमने ये तो अभी तक बोल दिया इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में है, ओके है, लेकिन वो हमारी बॉडी में कहाँ पर है, क्या हमने उसे देखा है, क्या हम उसके बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ, हम उसके बारे में बिल्कुल जानते हैं। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करें, बेसिकली जो वो बना होता है वो केवल दो पार्ट, मतलब मेन जो उसके प्राइमरी पार्ट्स माने जाते हैं वो दो है। फर्स्ट वन इज बोन मैरो एंड सेकंड वन इज थाइमस, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल के हमारे जितने भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके नाम अगर मैं कहूँ, सबसे पहला होता है स्प्लीन, सेकंड वन होता है लिम्फ नोड, थर्ड इसमें आता है, मीन्स ये कोई सीरीज नहीं है, बस मुझे नाम जो पहले मैं बोल दे रही हूँ ऐसे ही, बट ये सारे के सारे कंबाइंडली काम करे, जॉइंटली काम करे, राइट। तो स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर्स पैचेस होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में और हमारे जो अपेंडिक्स होता है उसमें मिलते हैं। तो ये सारे के सारे मिलके क्या काम कर रहे होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। प्राइमरी तो केवल दो ही होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम को अगर हम प्रॉपर्ली डिवाइड करें तो हम इसे चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकंड वन इज टिश्यू, थर्ड वन इज सेल एंड फोर्थ वन इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, राइट। लिम्फॉइड ऑर्गन, इसके लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम पे आते हैं। ऑल्दो आप लोगों की बुक में ये डायग्राम है, इनकेस अगर अभी भी आप लोगों ने बुक नहीं खरीद रखी है तो आप लोग अरेंज कर ले। फिलहाल तब तक के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम बना के दिखा दिया। ऑल्दो डायग्राम बहुत अच्छे ढंग से परफेक्टली नहीं बना, मेरी ड्रॉइंग ऐसी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो आपको ये ब्लू लाइन से मैंने दिखा रखा है, दैट ये ब्लू लाइन से जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये है हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है। इसमें भी कौन सा, जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन इसमें दिखा रहे हैं, मतलब जहां से भी लिम्फ से रिलेटेड काम हो रहा है वो सारे के सारे आपको इस लिम्फॉइड ऑर्गन में नजर आएंगे, राइट। तो उसके बाद इसमें देखिए आपको कुछ ये ब्लैक डॉट टाइप के जो नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक डॉट क्या है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। अभी इनका आगे किसका क्या रोल्स होता है ये सारा मैं बताऊंगी, पहले फिलहाल आप इनको देख लीजिए। तो ये लिम्फ नोड हो गया जो डॉट टाइप का दिख रहा है, थाइमस इसमें मैंने दिखा दिया है आपको, और जो बाकी ये जितनी भी आपको वेन टाइप की जाते हुए दिख रही हैं ये कहलाती है लिम्फेटिक वेसल। इन सबसे मिलके ही बन रहा है आपका क्या, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, राइट। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फ नोड की, ठीक। अब लिम्फ नोड का काम क्या होता है, लिम्फ नोड एक्चुअली करता क्या है कि लाइक आप ये मानिए कि हमारी बॉडी में देखिए एक स्पेसिफिक पोजीशन है, अगर मैं इसको पोजीशन वाइज कहूँ तो आप ये देखिए कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे एक साइड से हमारे गले के पास से नीचे को होते हुए हमारे आर्म तक में जा रहा है, दोनों आर्म्स में जाएगा, दोनों आर्म्स के ऊपर हल्का सा जाएगा, एंड उसके बाद हमारे लेग में, हमारे थाई के पास में भी ये लिम्फ नोड मिल रही होती है। इन लिम्फ नोड का काम ये होता है कि ये छोटे छोटे ऐसे एरियाज बना दिए गए हैं जहां पर क्या करेगा, लिम्फ जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिम्फ कैच करेगा और लिम्फ नोड पे रख देगा। मतलब समझ लीजिए कि जेल टाइप की कोई एक ऐसी जेल जहां पर वो क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ के रख दिया। अब उसके बाद में इन पे अटैक किया जाएगा, इन्हें खत्म करेंगे, प्लस इसके साथ में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके पूरी बॉडी को अलर्ट करके, सो दैट कि ब्लड में भी या हमारे ऑर्गन में भी जहां जहां पर वो जो भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहुंच गया है उसको कैप्चर किया जा सके, राइट। सो ये हो गया आपका लिम्फ नोड का। अब इसके बाद हमने लिम्फ नोड के बारे में आपको बता दिया। अब मेन उस पे आते हैं हम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मैंने कहा था आपसे पहले ही कि दो पार्ट होते हैं उसके, फर्स्ट वन इज बोन मैरो एंड सेकंड वन इज व्हाट, थाइमस, ठीक है। अब देखिए जो भी अगर मैं कह रही हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, पहले ही मैंने कहा था जब हमारे पहले लेक्चर में हमारी बात हुई थी उस समय मैंने कहा था कि इसमें सबसे मेन जो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो बोन मैरो एंड थाइमस होते हैं ये दोनों के दोनों यही लिम्फोसाइट के बनाने, उनके मैच्योरेशन तक का पूरा काम कर रहे होते हैं ये दो, ठीक है, बोन मैरो एंड आपका कौन सा, थाइमस। इनमें से अगर आपको जैसे हम लिम्फोसाइट को उसके बाद हम फर्दर दो कहते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। और दो जब मैं बात कर रही हूँ केवल आपसे इम्यून सिस्टम की तो उसमें काम भी केवल टी लिम्फोसाइट कर रहा होता है, लेकिन
आपको आपके नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है जो कि प्रॉपर पूरा मैच्योर होती हैं बोन मैरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट वो होती हैं जो बन तो रही होती है बोन मैरो में, सारी की सारी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, बट टी लिम्फोसाइट वो होती है जो थाइमस में जाके मैच्योर हो रही होती है, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर ये कि थाइमस की पोजीशन क्या है, थाइमस कहाँ पर होता है। देखिए ह्यूमन हार्ट की पोजीशन क्या है सबको पता है, तो ह्यूमन हार्ट के बिल्कुल साथ में ही लगा के समझ लीजिए, बिल्कुल बराबर में ही ये होता है हमारा, कहाँ पर, जहां पर कि हमारे जो ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है हमारी बोन्स का, उस बोन के मतलब केज के अंदर मेन बीच वाली लोकेशन पे भी, देखिए हार्ट वाला पोजीशन आ रहा है ये, इस पोजीशन पे आपका क्या रहता है, थाइमस होता है। अब बोन मैरो तो जब से बच्चा एक इस दुनिया में आ गया उस समय से लेके उसके पूरे लाइफ लॉन्ग उसके साथ में वैसे ही चलते रहते हैं। थाइमस की एक स्पेशलिटी है, थाइमस की स्पेशलिटी ये है कि थाइमस जितना जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, उसमें थाइमस का आकार सबसे जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। एंड जैसे 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 वो एडोलसेंस की ओर को बढ़ता है, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की ओर को मैं कह रही हूँ वो बढ़ता है, किशोरावस्था में बढ़ने के साथ में ही इसका जो थाइमस का शेप है वो कम होते जाता है, वो श्रिंक करते जाता है, छोटा होते जाता है। और एडोलसेंस जैसे ही वो क्रॉस करता है, थाइमस अपने सबसे मिनिमम साइज में आ चुकी होती है, राइट। तो ये हो गया हमारा थाइमस की स्पेशलिटी, मतलब जो क्या हो रहा है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सबसे बड़ा है वो साइज में, एंड उसके बाद जैसे जैसे उसका हम कह रहे हैं कि आगे को वो बढ़ रहा है, बच्चा एडोलसेंस की ओर को जा रहा है, तो थाइमस का साइज छोटा होते जा रहा है, राइट। तो थाइमस ने और बोन मैरो ने दोनों ने काम एक ही करना है कि उन्होंने बना के मैच्योर कर देने, ठीक है, बनाना मैच्योर करने तक का काम कर दिया। इसके बाद का नेक्स्ट काम जो होता है वो करते हैं हमारे सारे कौन, सेकेंडरी जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो। उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन में क्या होता है, जितने भी मैंने आपसे कहा अभी तक कि जितने लिम्फोसाइट बनते हैं वो, प्लस साथ में फेगोसाइट। लिम्फोसाइट और फेगोसाइट दो टाइप की जो ये सेल्स होती हैं, प्लस एक और होती हैं इसमें मैक्रोफेजेस कहते हैं उनको, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये तीन टाइप की सेल्स जो होती हैं ये आपकी इसी स्प्लीन में बैठे रहती है, ओके। अभी मैंने आपसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपसे पूछा था कि क्या आपको स्प्लीन की पोजीशन याद है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अभी तक किसी ने नोटिस करा है, नहीं करा, या करा भी होगा तो आंसर तो नहीं करा होगा। तब भी मैं आपको बता देती हूँ, स्प्लीन की पोजीशन होती है आपकी, यहाँ पर नजर आ रही हूँ इतना, यहाँ पर, मतलब जब आप ये लगाइए कि किडनी की पोजीशन अगर आप सबको याद है तो किडनी के बराबर में ही स्प्लीन की पोजीशन होती है, थोड़ा सा लोअर बैक की साइड को, हमारे कमर की ओर को गई हुई, ठीक है। तो स्प्लीन होता है वहां पर। अब स्प्लीन का एक और नाम होता है, ये तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, मैं नहीं बताने वाली इस नाम को क्योंकि मैंने आप लोगों को 11th में ये पढ़ा रखा है, राइट। तो स्प्लीन के अंदर में मैंने आपको बोल दिया क्या होते हैं, लिम्फोसाइट, फेगोसाइट प्लस मैक्रोफेजेस, ये तीन टाइप की सेल्स कहाँ है, ये स्प्लीन में मिल रही है। अब ये क्या करती है, देखिए जो मैंने अभी थोड़े पहले आपको जब लिम्फ नोड की बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था ना छोटे छोटे जेल समझ लीजिए, तो अब ये समझिए कि ये अगर छोटे छोटे जेल है तो ये जो स्प्लीन है ये तो सबसे बड़ा वाला जेल है, तिहाड़ समझ लीजिए उसे। तो इसका क्या रहता है कि स्प्लीन में ये जहां जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा है, देखिए लिम्फ नोड के पास क्या है, एक छोटा सा स्पेस है, बहुत हल्का सा स्पेस है, उस स्पेस में ही जितना उसके पास में हो, जितना को कैप्चर कर सकता है हर लिम्फ नोड अपने आसपास है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, लिम्फ नोड ने नहीं हिलना। अगर ब्लड की कोई यहाँ से वेन जा रही है या यहाँ पर से आर्टरी कहीं को जा रही है, उसमें इनको मिल रहा है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, तो ये लिम्फ नोड की सीध में जब ब्लड आएगा वो यहाँ पर लेगा, यहाँ पर अपनी अपनी जहां पर ये अटके हुए वहीं पर से ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये बाकी के लिए क्या करते हैं, बाकी के लिए केवल एक काम करते हैं, ये जब एक भी अगर इन्होंने एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पकड़ लिया तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आगे को इनका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण बाकी सारा हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि हमें ब्लड को फिल्टर करना है क्योंकि ब्लड से कुछ मिला है, क्योंकि जो हमारा एक कोई लिम्फ नोड है उसमें ये शो हो रहा है, राइट। तो वो क्या करता है, इसके बाद पूरे ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम कर देता है। फिल्ट्रेशन मतलब ये वो वाला फिल्ट्रेशन, अब किडनी वाला फिल्ट्रेशन नहीं है ये वो वाला फिल्ट्रेशन है जहां पर केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर किया जा रहा है कि जो ब्लड के साथ में चले गए हैं। तो उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करके उन्हें डाल कहाँ अपने पास कौन रख लेता है, स्प्लीन। अब स्प्लीन ने अपने पास क्यों रखा है, उसके पास दो पहले से बैठे हुए उसके अच्छे खासे सिक्योरिटी गार्ड है, वन इज लिम्फोसाइट, सेकंड वन इज फेगोसाइट। लिम्फोसाइट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इसका पूरा का पूरा फंक्शन। दूसरा फेगोसाइट का, ऑल्दो आई थिंक मैंने उसको पहले भी बता रखा है, मैं दोबारा बता देती हूँ। फेगोसाइट का काम होता है किसी भी चीज को खा जाना, इनगल्फ कर जाना, उसे खा खा के खत्म कर देती है ये सेल्स, ठीक है।
तो जैसे ही स्प्लीन में ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको कैप्चर करके ब्लड से फिल्टर करके उसे स्प्लीन में रखा जाता है। तो जो लिम्फोसाइट और फैगोसाइट है ये मिलके, फैगोसाइट तो खाने का काम करे, लिम्फोसाइट मारने का काम करे, ठीक है। इन दोनों ने मिलके कुल मिला के ये पूरे के पूरे क्या कर देते हैं, उन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आए हैं उन सबको किल कर डालते हैं। ये हो गया आपका किसका, स्प्लीन का फंक्शन, ठीक। लिम्फ नोड का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। टॉन्सिल्स का भी सेम फंक्शन रहता है। टॉन्सिल और कुछ नहीं, बचपन में टॉन्सिल्स वगैरह की प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों को रहती थी, वो टॉन्सिल्स का भी सेम वो यही है। वो भी क्या कहते हैं, ये भी हमारे क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसी का पार्ट है, और वो भी उसमें भी कहते हैं हमारे जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसी का पार्ट है ये भी। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं, जैसे लिम्फ नोड की बात कर दी वैसे ही टॉन्सिल्स की बात कर दी कि यहाँ पर भी क्या हो जाता है, अगर कोई कहीं से भी यहाँ पर पकड़े गए, मोस्टली बच्चों को ये ज्यादा वो रहता है क्योंकि बचपन में वो ज्यादा एक्टिव है, हमें पता ही है, थाइमस के कारण ज्यादा एक्टिव है उसमें। तो इसी कारण क्या होता है कि टॉन्सिल्स भी वही करते हैं, कैप्चर करते हैं, अपने में रखते हैं, वहीं पर कोशिश करते हैं उनको खत्म करने की या मारने की, ठीक है। ये हो गया आपका टॉन्सिल्स तक का। इसके बाद एक जो हमारा, जब हमने इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन के बाद सेकंड सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ठीक है, लिम्फोसाइट हो गया, माइक्रोफेजेस हो गया और उसके सामने फैगोसाइट हो गया, तीनों के बारे में हमने पढ़े। टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू में एक ही है जो स्पेशल है और जो कि जिसका काम हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने बात करी थी, उसको हम वो क्या करता है, जब हमने ये बताया था कि हमारी जो पहला बैरियर, जो सेल्यूलर बैरियर बनाते हैं वाली बात हुई थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि इन्नेट इम्यूनिटी के टाइम पे ये बात हुई थी। तो इन्नेट इम्यूनिटी में मैंने आपसे कहा था कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक हो, इन तीनों ट्रैक में अंदर से एक लाइनिंग होती है, ठीक है। उस लाइनिंग के ही बारे में हम कह रहे हैं। वो जो लाइनिंग बनी होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज से बनी होती है जिसे कहते हैं MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, MALT। तो ये म्यूकोसा, अब देखिए ये जो टिश्यूज हैं ये एक्चुअल में हमारे कंप्लीट जो इम्यून सिस्टम है उसका 50% से ज्यादा जो पार्ट है वो अकेले इनके द्वारा बन रहा है, ठीक है। अब वो कैसे बन रहा है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर के 3 मेजर ट्रैक को अंदर से पूरा इन्होंने कवर कर रखा है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन इन्हीं का बनेगा। 50% को ये अकेले ये गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ओके, सो ये हो गया आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और इम्यून सिस्टम के साथ में हमने ये भी देख लिया कि लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड क्या कौन कौन से ऐसे हैं बॉडी पार्ट्स हैं हम कह रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कौन कौन से ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन है जो इसमें मेन फंक्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आती है, इस पे बात कर लेते हैं, वो है एड्स, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स एक रेट्रोवायरल डिजीज है, राइट। वायरल तक मैंने पहले भी बोला था, वायरल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा था। अब मैं एक नया वर्ड ले आई, मैंने कह दिया रेट्रोवायरल। तो इस रेट्रोवायरल वर्ड में ही सबसे बड़ी इस जो डिजीज है इसका जो अभी तक इसका कोई क्योर नहीं मिल पाया, उसका सारा रीजन छिपा हुआ है। फिलहाल पहले हम स्टार्ट करते हैं एड्स की फुल फॉर्म से। तो AIDS स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो एड्स है इसका वायरस होता है, उसे कहते हैं HIV। उसका मीनिंग हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। तो अब जब मैंने एड्स की फुल फॉर्म बोली उसमें मैंने एक वर्ड बोला था सिंड्रोम, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो व्हाट इज दैट वर्ड सिंड्रोम स्टैंड्स फॉर? सिंड्रोम का मीनिंग क्या है? सिंड्रोम का मीनिंग ये होता है, नॉर्मली देखिए अगर मैं किसी भी एक डिजीज की बात करती हूँ, डिजीज का मतलब है एक स्पेसिफिक सिम्टम होगा, लाइक अब डिजीज छोड़िए, मैं कोई भी एक छोटी बहुत बड़ी का नहीं, छोटे का ले लेती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज है, राइट। हार्ट डिजीज है तो उसका क्या होगा? हार्ट में प्रॉब्लम होगा, उसके जो भी सिम्टम्स होंगे वो केवल क्या होंगे? हार्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि उसके एक स्पेसिफिक टाइप के ही सिम्टम्स होंगे। दूसरी बात अगर मैं उसके बाद कहूँ किसी को लिवर से रिलेटेड और कुछ नहीं चाहिए, सबसे छोटे में आता है, हम कहते हैं किसी को जॉन्डिस है। जॉन्डिस है तो उसको उसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है, लिवर माल फंक्शनिंग है जॉन्डिस जो है, तो वो केवल एक काम कर रहा होता है, लिवर माल फंक्शनिंग का काम कर रहा होता है। हमें एक सिंगल उसका सिम्टम पता होता है, हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना होता। बट जहां पर बात आती है सिंड्रोम्स की, तो सिंड्रोम की स्पेशलिटी ही ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। इसमें एक सिम्टम नहीं होगा, इसमें 1000 टाइप के सिम्टम होंगे, अलग अलग, और वो हर बॉडी ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं पर जाके हो रहे होते हैं। तो ऐसी किसी भी डिजीज को जिसमें कि एक से ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हों,
एक सिम्टम नहीं होता, एक से ज्यादा सिम्टम होते हैं, उन्हें सिंड्रोम कहते हैं। जैसे आप और कुछ नहीं, आजकल अगर मैं करंट में बात करूं, कोरोना वायरस सिंड्रोम कह रहे हो ना आप, सिंड्रोम कह रहे हो। सिंड्रोम कहने का वहां पर भी रीजन है क्योंकि कोरोना वायरस में भी क्या है, कोई एक सिंगल सिम्टम थोड़ी ना है। वहां पर लोगों को बुखार भी आ रहा है, वहां लोगों को खांसी भी हो रही है, उसके साथ में उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जा रही है, किसी को हार्ट पे प्रॉब्लम हो जा रही है। तो क्या है, मतलब वो एक साथ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ला रहा है। तो कोई भी ऐसी डिजीज जो कि ग्रुप ऑफ सिम्टम लाती है उसको हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एड्स की फुल फॉर्म हो गई एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उसका वायरस का नाम हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और तीसरा आता है कि इसको डिटेक्ट करने का टेस्ट कौन सा है, तो उस टेस्ट को कहते हैं एलिसा, ELISA, दैट स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। और इसकी अगर यहाँ पर तो पूरा दिख रहा होगा तो मैंने इसकी स्पेलिंग लिख रखी है, बट इनकेस अगर नहीं भी होगी आप लोगों की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ये होती है एलिसा की स्पेलिंग। अब हम उस बात पे आते हैं जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी। मैंने बोला था कि एड्स एक रेट्रोवायरस है, ऑल्दो ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मुझे मन किया तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। फिलहाल रेट्रोवायरस का मीनिंग क्या होता है, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि हम जब बात करते हैं कि ये एक वायरस है, तो ओके वायरस है। अब मैंने दूसरा वर्ड क्यों ले दिया कि ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मीनिंग ये होता है, ये वायरस की सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा लीथल हम कह सकते हैं, ऐसी एक टाइप है। मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा मारक क्षमता है इसकी, इसका कोई तोड़ ही नहीं कर सकता। रीजन क्या होता है, 11th में जब मैंने आप लोगों को वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसमें हम क्या करते थे, हम कहते थे ये उसका एक प्रोटीन कोड है और इसके अंदर जो है उसका एक कोई सिंगल जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, इधर DNA और RNA, ठीक है। एड्स का भी क्या है, देखिए बाहर से ऐसे ही एक कवर है, अंदर क्या है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, RNA। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है अगेन ये जो इसके रेट्रोवायरस कह दिया, उस रेट्रोवायरस के कारण क्या होता है, अगेन 11th में बताया था आप लोगों को कि ये जो जितने भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेस की हम वैक्सीन निकालते हैं वो किस बेस पे निकालते हैं, इनका जो बाहर का प्रोटीन कोड होता है उसके बेस पे निकालते हैं, राइट। क्योंकि इसके प्रोटीन कोड को हम डिकोड करते हैं, मतलब हम इसके प्रोटीन कोड के स्ट्रक्चर को पता करते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को तोड़ सकने वाली दवा बना देते हैं। वो प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर टूट जाएगा तो अंदर का जेनेटिक मटेरियल खुद में कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए इसी टाइप से हम किसी भी वायरस को किल किया जाता है। कोई भी वायरस अगर मारा जाता है तो ऐसे ही मारा जाता है। अब बात आती है कि फिर रेट्रोवायरस क्या करता है। रेट्रोवायरस इतना स्पेशल है, वो क्या करता है कि विद इन 24 आवर अपने जो ये बाहर का प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर है ना, इसे रीअसेंबल कर लेता है। मान लीजिए अभी तक इसका था AUGCCG, कुछ भी था अंदर का, तो अब ये क्या कर लेगा, उस सारे के सारे को पकड़ के चेंज कर लेगा। ये मतलब मैं अल्फाबेट के टर्म में लिखा रही हूँ यहाँ पर केवल, हाँ अल्फाबेट में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर AB की जगह BC आ गया, BC की जगह CD, कुछ भी है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके शफल करके हर 24 आवर में ये अपने स्ट्रक्चर को, जो इनका प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर होता है, उसको ये कंप्लीट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसमें जो भी हमारे मतलब अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन में, मान लीजिए मैंने कहा पहले एलानिन लगाया फिर हिस्टिडीन लगाया, कोई भी ऐसे, तो एलानिन को पीछे हिस्टिडीन को आगे कर दिया, किसी भी को भी पीछे किसी को भी आगे कर दो, उसके बेस पे क्या हो जाएगा कि उनका पूरा प्रोटीन कोड का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाएगा, ठीक। अब प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर क्योंकि 24 आवर में चेंज हो गया है, तो जब तक एक साइंटिस्ट उसकी दवा बनाएगा तब तक वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। आप क्या कर लेंगे, आप उसे दवा देते जाइए, उसको मारा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर एक बार किसी को कोई HIV इन्फेक्टेड हो गया, यानी कि किसी को एक बार एड्स की प्रॉब्लम हो गई, तो उसको आप सही नहीं कर सकते, उस वायरस को आप किल नहीं कर सकते, वायरस तो वो रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये एड्स की डिजीज है, इसके सबसे ज्यादा मेन रीजन क्या रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजन रहते हैं, पहला रीजन इसका मेन रहता है स्प्रेड होने का। देखिए ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, नो वन नोज, मीन्स ऐसा है कि कभी भी कोई वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये बना कैसे कोई नहीं जानता, क्योंकि बना है जैसे हम बने वैसे ही शायद वो वायरस भी बना होगा, कब से पड़ा होगा। लेकिन इससे रिलेटेड हाँ एक दो टर्म और है। इसको जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुआ था, क्योंकि अफ्रीका कंट्री ऐसा है कि वहां पर USA कि वहां पर हम हमारी सभ्यता या हमारे उसमें चला आ रहा है कि वन मेंस वुमेन या वन वुमेन्स मैन वाला कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं होता। वहां पर इतना
मतलब एक रिश्ते या उसके लिए अपनी ऑनेस्टी दिखाने वाला कोई रोल नहीं रहता, गरीबी ज्यादा है। और ऐसे जो जितने भी हम कहते हैं कि ऐसे कामों में जितनी भी वहाँ की फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। उसी का रीजन ये निकला कि ये एड्स जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ। ठीक है, स्प्रेड होने के रीजन इसकी क्या है? सबसे पहला तो यही है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनता है किसी का तो उसके कारण होता है। सेकेंड वन इज कि कभी भी अगर मान लीजिए जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है जितने भी ड्रग एडिक्शन की। और ड्रग्स आजकल छोटी मोटी तो कोई लेता नहीं है, सिगरेट शराब तो शायद बहुत पुरानी चीज हो चुकी है। आज के टाइम में ड्रग मतलब सीधे वो जो वेन पे लिया जाता है, सीधे वैसे वाले होते हैं कि वेन में इंजेक्शन के थ्रू लेने वाले। तो ये जो इंजेक्शन के थ्रू लेने वाली जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये सारी, अगर मान लीजिए कि 4 लोग बैठ के, और क्योंकि इंजेक्शन जब वो लेते हैं तो वो एक ही सिंगल इंजेक्शन को सिरिंज को यूज कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए उनमें से अगर एक भी कोई इन्फेक्टेड है तो बाकी 3 जिन्होंने वही सेम सिरिंज अपने वेन पे लगाया है उस ड्रग को लेने के लिए, उस नशे को लेने के लिए, तो वो सारे के सारे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो एड्स की डिजीज है इसकी पहली बात कि ये कभी भी छूने से या साथ बैठने से, साथ खाना खाने से नहीं फैल सकता। ये फैलता है केवल बॉडी फ्लूइड से। अब बॉडी फ्लूइड में आप जहां तक सोच सकते हैं वो सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स को इंक्लूड कर लीजिए, उन सब से ये फैलता है, बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, हम यानी कि हमारे जहां पर हमारे ब्लड का सिस्टम आ गया, ब्लड का सिस्टम के साथ में हम कहते हैं हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गया, या फिर हम ब्लड में प्लाज्मा हो गया, सारी चीजें इन सब से। ठीक है, तो 2 रीजन मैंने आपको जो एड्स के फैलने के बताए। थर्ड रीजन इसका होता है कि अगर किसी को इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो चढ़ा दिया जाए। अब बुक में भी ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाली ये बात कि कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें कि बार बार ब्लड को, किसी पेशेंट को बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे ये जो केस होता है इसमें 1-2 ही मेन होते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है हमारा कि अगर किसी इंसान को ब्लड कैंसर है तो उसमें क्योंकि जो नई ब्लड सेल्स का बनना बंद हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसका क्या रहता है, उसकी जो बोन मैरो होती है उसी में इन्फेक्शन हो गया होता है, उसी में कैंसर हो गया होता है, तो इसलिए उसमें नया ब्लड जो बन नहीं रहा होता है, तो उन लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो कि किडनी से के जो बहुत सीवियर पेशेंट्स होते हैं, लाइक कि किडनी उनकी खराबी हो गई है या निकालनी पड़ी है या कोई डैमेज हो चुकी, कुछ भी ऐसी चीज है, तो उन सारे केसेस में क्या होता है, आपको ब्लड बार बार ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन रीजंस के कारण ही क्या होता है, एड्स फैल सकता है। कौन कौन से रीजन है वो? फर्स्ट रीजन मैंने कहा कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको कि एड्स हो। सेकंड वन मैंने बोला कि अगर आप किसी वही जो HIV का पेशेंट है उसका यूज किया हुआ सिरिंज अगर कोई दूसरा यूज कर ले। थर्ड मैंने बोला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मीन्स जो ब्लड किसी को अगर बार बार चढ़ाया जा रहा है और उस ब्लड में कोई इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी पेशेंट को, तो वो। अब एड्स के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसके सिम्टम्स आने में, इसके सिम्टम्स शो होने में 4-5 महीने से लेके 5-7 साल तक भी लग जाते हैं। मीन्स किसी इंसान को अगर 5-7 साल पहले ब्लड चढ़ाया गया और वो ब्लड इन्फेक्टेड था, तो हो सकता है 5-7 साल बाद जाके उसको पता चल पाए कि उसको एक्चुअल में एड्स हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स दिखना जो होता है वो बहुत धीरे धीरे सिम्टम्स दिखने इसके शुरू होते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये जो एड्स का वायरस है वो कैसे अपने को इंटीग्रेट करता है किसी दूसरी सेल में और कैसे वहां पर फैलता है। उसके बाद जाके हम देखेंगे, उसके बाद में इसके आगे का पोर्शन जो है वो आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक रेट्रोवायरस है, जो मीन्स DNA का एड्स का जो वायरस है HIV, उसी को हम रेट्रोवायरस लिख रखा केवल, और उसके बाहर से आपको ये रेट्रोवायरस प्रोटीन का कोट नज़र आ रहा है, दिस वन। ओके, उसके बाद ये जो इसके अंदर आपको दिख रहा है वो वायरल का RNA है, क्योंकि उसमें जो भी HIV होता है उसमें RNA होता है, DNA नहीं होता। ठीक है, अब ये जो वायरस है ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, मीन्स नॉर्मल सेल के साथ में ये उसके अंदर चला गया। ये नॉर्मल एनिमल सेल आपको नज़र आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर पूरा ऐसे में नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है, नॉर्मल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इस नॉर्मल एनिमल सेल के अंदर जब ये गया तो जो ये RNA था इसने नॉर्मल सेल के अंदर जाते ही क्या किया कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू इसने RNA से DNA बना लिया। ठीक, अब ये जो वायरल DNA था, दिस वन,
ये जो वायरल डीएनए है इसने क्या करा, ये जो हमारा ह्यूमन का जो डीएनए था उसके साथ में जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके साथ में जाके जुड़ गया। अब इस डीएनए से जो भी आरएनए प्रोड्यूस होगा वो क्या बनाएगा, वो आरएनए कौन सा होगा, वो आरएनए होगा वही जो एचआईवी के अंदर मिलने वाला उसका जीनोम है, वो आरएनए है। तो उससे वही नए वायरसेस जो हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 एक साथ दिखा, 3 आपको एक साथ में दिखा दिए, ये नए वायरसेस जो है प्रोड्यूस हो गए। अब जो ये नया वायरस है ये क्या करेगा, उस सेल को छोड़ के बाकी सेल्स के पास जाके उन पे अटैक करने के लिए जाएगा। ठीक। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि एचआईवी जो वायरस है ये कैसे एक ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा है और वहां जाके अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है। तो इसमें 2-4 चीजें हमारे ऐड करनी जरूरी होती है। सबसे पहली बात कि सबसे पहले कौन सी सेल के थ्रू ये एक ह्यूमन बॉडी में ना अटैक करता है, तो वो जो सेल होती है वो होती है मैक्रोफेजेस। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था कि मैक्रोफेजेस कहाँ पर होती है, स्क्रीन में भी मिलती है, जो उन्हीं मैक्रोफेजेस के थ्रू सबसे पहले जाता है। उस मैक्रोफेज में जाके वहां के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करके एंड देन उसके बाद अपने बहुत ढेर सारे नए वायरसेस बना के तब ये इसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है, सीधे अटैक करता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स में भी अगेन पहले जब ये पहले टी लिम्फोसाइट में अटैक करता है तो वहां जाके भी सेम वही प्रोसेस करता है जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दी कि वो वहां जा रहा है, उसके डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो रहा है एंड देन बना रहा है। उसके बाद जब ये टी लिम्फोसाइट से भी बहुत ढेर सारे अपने वायरसेस बना लेता है, उसके बाद ये बाकी सारे टी लिम्फोसाइट को किल करने लग जाता है जहां पर भी इसको, क्योंकि उसका नंबर बहुत लार्ज हो चुका है तो ये बाकी टी लिम्फोसाइट्स को भी किल करने लग जाता है और ये पेशेंट को एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा देता है। क्योंकि देखिए हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा, हमने उसमें पहले ही बात कर ली कि सारी के सारा जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है इन्हीं टी सेल्स के ऊपर, इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, क्योंकि पूरा इम्यून रिस्पॉन्स का काम ही वो अकेले कर रही है और ये जाके उन्हीं टी लिम्फोसाइट्स को जाके क्या कर दे रहा है, पूरा खत्म कर दे रहा है। तो जो भी एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं इनमें यही प्रॉब्लम रहती है कि ये क्या करता है, ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान को डायरेक्ट नहीं मार रहा है, इनडायरेक्ट मार रहा है। इनडायरेक्ट कैसे मार रहा है कि उसने उसका इम्यून सिस्टम पूरा खत्म कर दिया। अब अगर एक छोटे से छोटा, मैं कह रही हूँ एक कॉमन कोल्ड भी अगर उस पर्सन को हो जाता है तो उस कॉमन कोल्ड से भी उस पर्सन की डेथ तक कॉज हो सकती है अगर उसे टाइम पे मेडिकली ट्रीट नहीं किया गया। इनकेस अगर ऐसा हुआ कि मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो उससे तक उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अंदर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर फीवर भी चढ़ रहा है तो वो अपने आप चढ़ते जाएगा इतना चढ़ जाएगा कि हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो जाए, या अगर वो नहीं हुआ तो अंदर बॉडी ऑर्गन इतने बुरी तरह उसके डैमेज हो जाएंगे कि फिर वो उसके कारण मर जाएगा। तो मीन्स कुल मिला के इसका रिजल्टेंट ये निकलता है कि जो भी पेशेंट है होनी तो उसकी डेथ है। ओनली थिंग इज क्योंकि हमने इसके जो एचआईवी है, सॉरी जो एड्स है यानी हम कहते हैं डिजीज है सिंड्रोम है, इसके लिए हमारी कोई ऐसा वैक्सीन नहीं बनी है। इसमें केवल जो काम करती हैं दवाएं वो ये काम करती हैं कि वो पेशेंट की लाइफ को थोड़ा लॉन्ग कर सकती हैं। कैसे? आर्टिफिशियली सारा हम पैसिव इम्यूनाइजेशन जो हमने पढ़ा उसे बार बार पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू, जरा सा भी अगर उसे कॉमन कोल्ड भी हो रहा है तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू उसको कोशिश की जाती है कि इसको बचा दिया जाए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एचआईवी एड्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो सारे के सारे। इनकेस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ऑल्दो आप लोगों की किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं हो रही है, बट स्टिल अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो बहुत अच्छा है। मेरी ओर से मेरे ये 4th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी 4th चैप्टर का जो मेरा लास्ट पोर्शन बचा है उसमें पहली चीज तो कैंसर के बारे में हमने पढ़ना है, हो रहा है, प्लस सेकंड चीज जितनी भी ड्रग एब्यूजेस हैं, मतलब जितने भी हम आज के टाइम में जितने भी नशे वाली चीजें चल रही हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लस उनसे बचने के तरीके, ये सारी चीजें करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे ढंग से एक बार के लिए स्टडी कर लें और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ नाइस डे।